बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज साहब। आज की क्लास है हमारी एमपी ग्रुप 5 ईएसबी स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, जिनका भी ओएसएससी यूपीयूएमएस या फिर एनएचएम के लिए एग्ज़ाम है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो एमपी ग्रुप 5 का प्रीवियसली जो भी पेपर्स हुए हैं, उन पेपर्स में स्पेशली हम बात करते हैं कि जो लास्ट टाइम एक बार लीक होने के बाद पेपर हुआ था दोबारा से, तो उस तरीके का पेपर आपको एग्ज़ाम में जो आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सेकंड थिंग, जो भी लोग एनएचएम या फिर ओएसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ओएसएससी का रिसेंट में जो पेपर कंडक्ट हुआ था वो पेपर आपको जो चैनल पे अपडेट कर दिया गया है। आप लोग प्लीज़ जाके एक बार चेक कीजिए कि आपको पेपर किस तरीके से आया था ओएसएससी का। अब जिनका भी यूपीयूएमएस का एग्ज़ाम है स्टाफ नर्स के लिए, तो वो भी जो पुराना पेपर, पुराना नहीं हम कहेंगे, इसी साल 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, वो भी आपको अपडेट किया गया। जो आपके जहाँ पर के भी एग्ज़ाम होते हैं, उन पेपर्स का पढ़ने का आपके लिए एक ही मोटिव होता है। एज एन स्टूडेंट मैं हूँ, या फिर आप जब एग्ज़ाम देने जाते होंगे, पहले दिए होंगे जो भी एग्ज़ाम, तो आप पुराने पेपर क्यों पढ़ के जाते हैं कि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई पेपर आता कैसा है। वही एक चीज़ होती है, और ज़्यादा आपको कुछ भी दिमाग में नहीं लाना है। सेकंड थिंग आता है कि आपको कि जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं, आपको उनमें से चीज़ें रिपीट होती हैं नहीं। तो एटलीस्ट मुझे तो 4 साल हुए जा रहे हैं अलग अलग जगह के एग्ज़ाम्स और जो पेपर्स होते हैं वो सॉल्व किए हुए। तो 30% तक 30% मतलब कि 30% तक चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। स्पेशली कुछ एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट वो टॉपिक रिपीट होता है। टॉपिक रिपीट होने से मतलब है कि मान लीजिए आपको ट्यूबरक्लोसिस में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए। अब यदि टीबी से रिलेट करते हुए आपके लिए 3 शिफ्ट में पेपर होता है, तो टीबी से रिलेट करते हुए किसी को कॉज पूछ सकते हैं, किसी को डॉट्स पूछ सकते हैं, या फिर किसी को ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कब आया था। तो ये 3 चीज़ें आपकी घूम के 3 जो सेट है उसमें आएंगे। तो मैं यहाँ पे बात आपको इसलिए चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यदि जो भी लोग अपनी, या फिर जो लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हों, तो उनके लिए भी ईजी रहे, और जिन्होंने पहले कई बार दिए हैं लेकिन किसी भी रीज़न से सिलेक्ट नहीं हो पाए, 1-2 नंबर से रह गए या आधे नंबर से रह गए, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। एमपी ग्रुप 5 के जो भी लोग पेपर्स लेना चाहते हैं, तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पेपर्स को ले सकते हैं। आपको मैं एक बार पेपर दिखाती हूँ कि आपको पेपर बताया कि जो प्रीवियस पेपर से आपको आता क्या है, या फिर किस तरीके से चीज़ें आपको आ सकती हैं। तो एक ग्रुप 5 के पेपर्स आपको इस तरीके से रहने वाले हैं। और जो भी लोग आपको फॉर्मेट, मैंने फर्स्ट पेपर ही इतना इस तरीके से क्यों ऐड किया है, ताकि आपको डाउट ना हो कि मैंने किसी भी तरीके से आपके साथ फ्रॉड किया है कुछ भी। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यही चीज़ सबसे पहले माइंड में आती है। तो टोटल यहाँ पर हम पेपर की बात करें तो टोटल एमपी ग्रुप 5 के, ओनली एमपी ग्रुप 5 के यहाँ पर 10 पेपर रहेंगे आपको। ये सभी ऑफिशियल पेपर रहेंगे आपको। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पेपर है जो इस तरीके से रहने वाले हैं। जो आपके ग्रीन कलर से हैं वो आपके क्या है, यहाँ पे आंसर हैं। ये देखिए, ये आपका जो फर्स्ट पेपर बस है वो मैंने आपको इसलिए इस तरीके से ऐड किया क्योंकि वैसे ही अवेलेबल हो पाया था। लेकिन जो 25/11/2022 को पेपर हुआ था वो इस तरीके से हुआ था। ग्रीन कलर के हैं जो करेक्ट आंसर है। येलो आपने जो सिलेक्ट किए हैं, सॉरी जो ग्रीन है वो आपने सिलेक्ट किया और वो सही आंसर है, क्योंकि आंसर किए डायरेक्ट यहाँ पे। और जो येलो है वो करेक्ट ऑप्शन है। यदि किसी ने ग्रे कलर को सिलेक्ट किया ये गलत था, तो जो येलो कलर से हैं तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका दूसरा पेपर रहा, आपको इसी फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। फिर यहाँ पर आपका ये तीसरा रहा, 25/11/2022 को ही सेकंड शिफ्ट का पेपर है। क्लियर? मैं आपको पूरे पेपर्स इसलिए यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाना चाहिए। फिर यहाँ पर 2013 का पेपर है जिसकी मैंने यहाँ पे आपको आंसर की ऐड नहीं की है। बाकी फिर यहाँ पर 2022 में ही, ये देखिए यहाँ पर जो 2022 में पेपर हुआ था, सॉरी 2021 में पेपर हुआ था। 2021 में पेपर होने के बाद क्या हुआ था कि पेपर है जो लीक हो गया था और फिर से पेपर कंडक्ट करवाया गया था। तो ये वो वाले पेपर हैं। तो ये भी पूरे ऑफिशियल आंसर कीज के साथ में आपको इस तरीके से आएंगे। इनमें आपको कोई भी डाउट करने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके पहले पेपर हुआ था, क्योंकि 2021 में 12 जनवरी 2021 को पेपर लीक हुआ था, देन दोबारा से कंडक्ट हुआ था, फिर एक बार और पेपर हुआ था। तो ये सभी पेपर मिला के यहाँ पे टोटल आपको
10 पेपर है, इनका चार्ज आपको 75 रुपीज़ रहेगा। अब यदि MP ग्रुप 5 के पेपर्स के साथ में MP ने NHM का एक पेपर करवाया था, वो MP ग्रुप 5 के पेपर्स एंड MP ESB के थ्रू MP ऑनलाइन के थ्रू जो एग्ज़ाम हुए थे अलग अलग मेडिकल कॉलेज के लिए, वो यहाँ पर ये रहे। आपको ये पेपर पढ़ने का एक ही मोटिव है कि आपको पेपर में से क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहे तो MP ऑनलाइन का पेपर, MP ESB ने ग्रुप 5 का पेपर कराए देख लें, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी इन एग्ज़ाम्स के बाद जो MP के मेडिकल कॉलेज हैं वहीं पर पोस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग ये पेपर्स है जो एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग MP ऑनलाइन विथ ग्रुप 5 विथ NHM के जो 2 पेपर हैं उसके साथ पेपर्स लेते हैं, तो आपको इन सभी का चार्ज है जो लगने वाला है 220 रुपीज़। लेकिन 220 ही मैंने यहाँ पे सेट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आपके 10 MP ग्रुप 5 के पेपर रहेंगे, 2 पेपर हैं जो आपके MP NHM के रहेंगे, पूरे ऑफिशियल पेपर हैं। एक पेपर में सनसॉल्व है 2013 का MP ग्रुप 5 का, प्लस आपके यहाँ पर 6 से ज़्यादा पेपर हैं जो MP ऑनलाइन ने एक साथ करवाए थे 2-3 महीने के अंदर, वो वाले पेपर हैं 2021 में। तो इस तरीके से मिला के आपके 18 पेपर तक रहेंगे, इसलिए यहाँ पे आपको इसका चार्ज लगेगा 220 रुपीज़। सभी पेपर सॉल्व हैं। मैं ये चीज़ बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी लोग इन पेपर्स को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और जो लोग नहीं ले पा रहे हैं वो सभी पेपर आपको चैनल पे अपडेट किए गए हैं। चलिए आज की क्लास को हम कंटिन्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ला बेला इंडिफरेंसेस इज रिलेटेड टू। ला बेला इंडिफरेंस है किससे रिलेट करता है? पेन डिसऑर्डर से, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर से, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से, या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर से। तो ला बेला इंडिफरेंशिएट किस डिसऑर्डर से रिलेट करेगा? आप यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस पे आंसर है जो दे सकते हैं कि जो ला बेला है किससे रिलेट करेगा। तो ला बेला इंडिफरेंशिएट एक तरीके का कन्वर्जन डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन के अंदर, कुछ लोगों के अंदर है जो उनके सिम्टम्स को लेके डाउटफुल रहते हैं, तो एक तरीके का क्या है? कन्वर्जन डिसऑर्डर। ला बेला इंडिफरेंशिएट refers to an apparent lack of concern shown by some patient towards their symptom। मतलब कुछ लोगों के अंदर एक तरीके से हम ये कहेंगे कि इस तरीके की क्षमता नहीं रहती है कुछ पेशेंट के अंदर, ताकि उनके जो सिम्टम्स हैं उनके प्रति वो अपने आप को समझ पाएँ। और जनरली ये जो ला बेला इंडिफरेंस या तो कन्वर्जन सिम्टम्स में रहेगा या फिर हिस्ट्रिया वाले पर्सन में। हिस्ट्रिया वाले पर्सन में होता क्या है? उनको होता कुछ नहीं, बार बार जाएंगे, टेस्ट कराएंगे, वापस आ जाएंगे। तो ये क्या है आपका? ला बेला इंडिफरेंस। ला बेला इंडिफरेंस मिलेगा किस डिसऑर्डर में? देखने, कन्वर्जन डिसऑर्डर में। नेक्स्ट इज डिसीज एलिमिनेशन मीन्स। तो डिसीज एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एरेडिकेशन ऑफ द वेक्टर, कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन टोटली ऑफ एनी डिसीज या फिर नन ऑफ द अबव। तो डिसीज एलिमिनेशन का मतलब है यहाँ पर, एक होता है डिसीज एलिमिनेशन और दूसरा होता है एरेडिकेशन। तो यहाँ पर एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि आपको किसी भी डिसीज़ के ट्रांसमिशन को टोटली तरीके से क्या करना है? रोकना है। क्या करना है? टोटल पूरे तरीके से रोकना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ टोटली ऑफ एनी डिसीज। एक होगा एलिमिनेशन, मतलब कि रिडक्शन टू जीरो ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज। तो क्या है आपका यहाँ पर? एलिमिनेशन ऑफ डिसीज। और हम ये कह सकते हैं कि प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन टोटली ऑफ एनी डिसीज, किसी भी डिसीज़ के ट्रांसमिशन को आपको क्या करना है? रोकना। एरेडिकेशन का मतलब है कि परमानेंटली वो डिसीज़ है जो बाहर हो चुकी है, होती ही नहीं है किसी को। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू WHO विच वन इज़ द बेस्ट क्राइटेरिया टू डायग्नोस ट्यूबरक्लोसिस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग टीबी को डायग्नोस करने के लिए बेस्ट क्राइटेरिया क्या रहेगा? स्पुटम पॉजिटिव, चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग, चेस्ट पेन, कफ फ्रॉम लास्ट 3 वीक्स। तो ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट में खांसी आती है 3 वीक से ज़्यादा की, कभी कभी चेस्ट में भी पेन होता है, एक्सरे से भी पता चलता है। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया है टीबी को डायग्नोस करने के लिए वो होगा आपका
स्पुटम पॉजिटिव। क्या है? स्पुटम पॉजिटिव। इसका जो कॉज है वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। सिम्टम्स की बात करें हम तो खांसी जो कि 3 वीक से ज़्यादा की हो जाए, ब्लड कंटेनिंग म्यूकस आना, आपका फीवर होना, पसीना आना, वेट लॉस होना, एनोरेक्सिया होना। अब यहाँ पर वैक्सीन की बात करें तो BCG वैक्सीन दी जाती है यहाँ पर इंट्राडर्मल रूट से। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटोजोआ इज सीमेन इज कॉल्ड। तो यदि स्पर्मेटोजोआ में सीमेन में जो लिविंग स्पर्मेटोजोआ है वो नहीं रहेगा तब हम इसको क्या कहेंगे? ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, ओलिगोजोस्पर्मिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो यदि लिविंग स्पर्मेटोजोआ सीमेन है यदि इसमें स्पर्मेटोजोआ स्पर्म सेल्स ही नहीं होंगी तब हम इसको क्या कहेंगे? तब ये कहलाएगा एजोस्पर्मिया। क्या कहलाएगा? एजोस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब है यहाँ पर आप ये देखिए, ओलिगो में जो कॉन्सेंट्रेशन है मतलब स्पर्म है लेकिन काउंटिंग क्या है? कम है। दूसरी चीज़ फिर है यहाँ पर कि जो स्पर्म नॉर्मल कितना होता है, तो 1 ml में मोर देन 15 मिलियन स्पर्म, 1 ml जो सीमेन रहेगा उसमें मोर देन 15 मिलियन से भी ज़्यादा स्पर्म रहेंगे। लेकिन इन 15 मिलियन स्पर्म में से यदि एक इजाकुलेशन में 15 ml, मान लीजिए 1 ml सीमेन इजाकुलेट हुआ इंटरकोर्स के टाइम पे, तो 1 ml से मान लीजिए 15 मिलियन जो स्पर्म निकले सीमेन के थ्रू, तो उनमें से ओनली एक ही क्या है? एक ही फर्टिलाइजेशन का कारण बनेगा, एक ही ओवा के लिए पेनिट्रेट कर पाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि मोस्टली तो जो वेजाइना का एसिडिक pH है उसके कारण आधे से ज़्यादा, तो या फिर हमें कह सकते हैं 70% तो वहीं मर जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे तैसे जब ओवा तक पहुंचते हैं, ये चीज़ मैंने जो सेकंड शॉर्ट चैनल है उसमें जो प्रेगनेंसी वीक बाय वीक बताई है उसमें फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले यही टॉपिक बताया है कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो वैसे ही ओनली सिंगल ओवा ही क्या कर पाता है, सिंगल स्पर्म ही पेनिट्रेट कर पाता है किसको? ओवम के लिए। फिर आता है ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया में 15 मिलियन क्या है? 15 मिलियन से लेके 1 लाख पर मिलियन जो पर ml तक क्या रहेंगे? स्पर्म रहेंगे। मतलब यहाँ पर स्पर्म क्या रहेंगे? कम रहेंगे। क्लियर? जो फ्लूइड है यहाँ पर, या फिर हमें कह सकते हैं कि जो सीमेन है वो ज़्यादा है लेकिन उसमें स्पर्म क्या है? कम है। क्रिप्टोजोस्पर्मिया में लेस देन 1 लाख ml में पर ml में गिने चुने 1-2 स्पर्म रहेंगे। एजोस्पर्मिया में सीमेन में कोई भी स्पर्मेटोजोआ सेल्स नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक और आता है आपको ओलिगोस स्टेर्नोजोस्पर्मिया। तो एजोस्पर्मिया तो आपने पढ़ा कि है ही नहीं, सीमेन में एब्सेंट है पूरे स्पर्म। लेकिन ओलिगो में क्या होगा कि सीमेन में स्पर्म है बट इनकी जो मोटिलिटी है क्या है? मोटिलिटी है। और स्पर्म की मोटिलिटी किससे होती है? टेल के थ्रू। क्या? स्पर्म की टेल होती है उसके थ्रू। नेक्स्ट वन इज a strong persistent irrational fear of some specific object or situation that presents little or no danger to a person is called। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सन को डर लग रहा है किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन से, लेकिन उसके कारण उसको कोई डेंजर की बात नहीं, खतरे की बात नहीं, लेकिन तब भी वो क्या है? डरा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? सिंकोप, इंसोम्निया, फोबिया की एमनेसिया। तो ये कहलाएगा पर्सन का फोबिया। क्या कहलाएगा? फोबिया। इंसोम्निया का मतलब तो होगा कि जो लैक ऑफ स्लीप हम जिसको कह सकते हैं। सिंकोप का मतलब होगा एक तरीके से फेंट होना, बेहोश होना। एमनेसिया का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कुछ बीच का जो गैप है आप उसको भूल जाएं कि आपके पिछली चीज़ों में क्या हुआ। फोबिया अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे मेन एग्जाम में आपको क्लस्ट्रो आता है, हाइड्रो आता है और जूफोबिया आता है। 3 तो मेन आपको आते हैं एग्जाम में। क्लस्ट्रो का मतलब होगा क्राउडेड प्लेस में या फिर किसी कन्फाइंड प्लेस में डर लगना। जू का मतलब होगा एनिमल से डर लगना, जूफोबिया। हीम बर्ड जुड़ जाए तो ब्लड से डर लगना। हाइट से डर लगने को बोलेंगे एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच इज़ अ कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटाइल डायरिया। तो इन्फेंटाइल डायरिया के लिए
कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? रोटावायरस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इकोलाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई। तो जो कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा इन्फेंटाइल डायरिया के लिए वो कौन सा होगा? मुद्दा है रोटावायरस। क्या होगा? रोटावायरस। इसीलिए इन्फेंसी पीरियड में ही बच्चे के लिए रोटावायरस वैक्सीन दी जाती है ताकि हम उस बच्चे को डायरिया से प्रिवेंट कर सकें। और जो रोटावायरस वैक्सीन है 5 ड्रॉप्स दी जाती हैं, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन की दी जाती हैं, वैसे ही रोटावायरस वैक्सीन की भी 5 ड्रॉप हैं जो दी जाती हैं ओरली, 3 डोज। कुछ एक होती है रोटाटैक्स और दूसरी होती है रोटारेक। तो जो वैक्सीन है रोटावायरस वैक्सीन, बच्चे को जब आप पेंटावायलेंट देते हैं 6 और 14 वीक्स में, उसी एज में वैक्सीन भी दी जाती है। 5 ड्रॉप ओरली दी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज द लंबर पंचर इज डन इन बिटवीन। लंबर पंचर कहाँ पे किया जाता है? C2 एंड L4 में, L1 एंड L2, L4 एंड L5 या फिर L2 एंड L3। तो सबसे कॉमनली लंबर पंचर और स्पाइनल टेप आप जिसको कहेंगे वो था L4 एंड L5 वर्टिब्रा के बीच में, लंबर L4 एंड L5 के बीच में। इसके लिए C पोजीशन भी दी जाती है, पोजीशन एग्जाम में आती है। लाइंग डाउन, साइड लाइंग डाउन पोजीशन दी जाती है, सिटिंग दी जाती है, फिर सी शेप पोजीशन दी जाती है। L4 L5 के अलावा यदि आपको ऑप्शन में L3 एंड L4 हो, लेकिन आपको यदि ये दोनों हो L4 L5 L3 L4 हो, तब आप L4 L5 को मार्क कीजिए, क्योंकि ये सबसे कॉमनली जो यहाँ पर लंबर एरिया है ये सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है CSF को टेस्टिंग के लिए बाहर निकालने के लिए, और जो पूरा प्रोसीजर कहलाता है स्पाइनल टेप या फिर लंबर पंचर। नेक्स्ट वन इज विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा इनसफिशियंट एमनियोटिक फ्लूइड के लिए? ओलिगोयूरिया, पॉलीहाइड्रोमनियास, ओलिगोहाइड्रोमनियास या फिर हाइपर एमेसिस। हाइपर एमेसिस का मतलब तो होगा वॉमिटिंग का होना, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना। ओलिगोयूरिया का मतलब होगा कि यूरिन 100 ml से भी कम पास होना। पॉली का मतलब होगा बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होना, और ओलिगो का मतलब होगा बहुत कम एमनियोटिक फ्लूइड होना। तो जो पॉलीहाइड्रोमनियास है इसमें एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो जाएगा? 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाता है। ओलिगो में क्या होगा? जो एमनियोटिक फ्लूइड है बहुत ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि यदि एमनियोटिक फ्लूइड क्या इनसफिशियंट है तो ये क्या कहलाएगा? ओलिगोहाइड्रोमनियास। वाइट सेल्स आर सीन इन, तो वाइट सेल्स किस में देखने को मिलेंगी? इम्यून हीमोलाइसिस में, G6PD डेफिशिएंसी में, मलेरिया में कि नन ऑफ द अबव में? वाइट सेल्स एग्जाम में आपको आता है क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। तो वाइट सेल्स देखने को मिलती हैं G6PD डेफिशिएंसी में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में कॉमनली वाइट सेल्स को देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये जनरली जो वाइट सेल्स हैं क्या है? वाइट और ब्लिस्टर सेल्स हैं, दोनों तरीके की जो हैंड्स बॉडीज़ का फॉर्मेशन करेंगी, और ये दोनों देखने को मिलेंगी जब आपकी बॉडी में G6PD की कमी हो। क्या है? G6PD की कमी हो, तो हीमोलाइसिस के कारण बनती हैं वाइट सेल्स। तो यहाँ पर यदि जो वाइट सेल्स को लेके आपको क्वेश्चन आता है कि किसकी कमी के कारण देखने को मिलेंगी बॉडी में, जनरली ये आपके शरीर में नहीं होती, लेकिन ये सेल्स बनती हैं कब? जब आपकी शरीर में G6PD की जो कमी हो, जो कि क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी हो, तब आपकी बॉडी में वाइट सेल्स देखने को मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है वाइट सेल्स। क्या है? वाइट सेल्स। तो आपको या तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज फुल नेम लिखा मिलेगा या फिर ओनली शॉर्ट नेम बस लिखा मिलेगा। तो आपको मार्क करना है कि किस केस में जो वाइट सेल्स क्या है देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर ओपनिंग द एयरवे इज सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो यदि आपको लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो कौन सी मेथड से एयरवे को ओपन किया जाएगा? हेड टिल्ट मेथड, चिन लिफ्ट मेथड, जॉ थ्रस्ट या फिर हेलमलेट मैन्यूवर। कौन सी मेथड के थ्रू आप क्या करेंगे? एयरवे को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जो मेथड अपनाई जाएगी, यहाँ पर जो मेथड अपनाई जाएगी वो कौन सी होगी? होगी आपकी जॉ थ्रस्ट मेथड। कौन सी? जॉ थ्रस्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। तो ऐसे
ऐसे केस में आपको जाथरस्ट मेथड को अपनाना होगा। इस तरीके से देखिए, और ये जनरली तभी होता है जब या तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कोई कहीं ऊंचाई से गिरा हुआ हो या फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ हो तब। नेक्स्ट वन इज द व्हाट टेक्निक ऑफ असेसमेंट हेल्प टू डिटरमाइन कीटोएसिडोसिस। कौन सी टेक्निक के थ्रू आप कीटोएसिडोसिस को असेस कर सकते हैं? पाल्पेशन से, इंस्पेक्शन से, ऑस्कल्टेशन से या फिर ऑल्फैक्शन से। तो यहाँ पर कीटोएसिडोसिस में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कीटोन बॉडीज़ हैं वो भी ज़्यादा बन रही है, तो वो होगा आपको ऑल्फैक्शन से। किससे? ऑल्फैक्शन से। ऑल्फैक्शन से कैसे? पर्सन जब दूर से सांस लेता है तो आप क्या होगा, स्मेली ब्रीदिंग आएगी, स्मेल आएगी उस सांस लेने से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है। फ्रूटी सेंटेड ब्रीथ एंड कन्फ्यूज़न। पर्सन में यदि आप कीटोएसिडोसिस चेक कर रहे हैं, फ्रूटी सेंटेड ब्रीदिंग होगी, मतलब स्मेली ब्रीदिंग होगी, ऑर्डर होगा, और कन्फ्यूजिंग स्टेट में पर्सन है जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द एट्थ क्रेनियल नर्व अफेक्ट। तो एट्थ क्रेनियल नर्व किसको अफेक्ट करेगी? टच को, टेस्ट को, स्मेल को कि इक्विलिब्रियम को। तो जो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, क्या है? 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, ये अफेक्ट करेगी किसके लिए? आपका जो इक्विलिब्रियम, बॉडी का बैलेंस है उसके लिए। तो वेस्टिबो कोक्लियर नर्व 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व, वो अफेक्ट करेगी आपके बॉडी बैलेंस को। अब यहाँ पर आपको जो अलग अलग क्रेनियल नर्व है, तो आपको जो पूरी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है उनसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या है? यदि आपको क्रेनियल नर्व से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पूरी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व विथ फंक्शंस के पता होना चाहिए। यदि आपसे कहते हैं कि टच के लिए, किसके लिए? टच के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, या फिर आपको स्मेल के लिए, तो स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी हो जाएगी। आपके विज़न के लिए पूछें तो आपके विज़न में ऑक्यूलोमोटर हो जाएगी और ट्रोक्लियर हो जाएगी। ट्रोक्लियर और ऑक्यूलोमोटर दोनों आँखों के इधर उधर मूवमेंट में घुमाने में हेल्प करेंगी। फिर आता है आपकी बॉडी के बैलेंस के लिए और सुनने के लिए, तो वह वेस्टिबो कोक्लियर नर्व। कौन सी? वेस्टिबो कोक्लियर नर्व। ऑप्टिक किसके लिए? विज़न के लिए, देखने के लिए। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया वाले मरीज में कौन सा सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा? ड्राई लिप्स, सेकीनेस, ब्लड विजन या फिर फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर। किस केस में आपको, हाइपोग्लाइसीमिया के केस में कौन सा साइन देखने को नहीं मिलेगा? सिम्टम ड्राई लिप्स रहेंगे, सेकीनेस, पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिमर्स टाइप से भी आएंगे, ब्लड विजन होगा, लेकिन जो पर्सन है उसका जो ब्रीदिंग ऑर्डर है, मतलब स्मेल है, वो स्मेली ब्रीथ नहीं होगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आपका आंसर आएगा? वो होगा आपका फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर, जो कि नहीं होगा किसमें? हाइपोग्लाइसीमिया में। बाकी ये सब कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सार्टोरियस या फिर क्वाड्रिसेप्स। लॉन्गेस्ट मसल्स है ह्यूमन बॉडी की, वो होगी आपकी क्या? सार्टोरियस मसल। कौन सी? सार्टोरियस मसल्स, जो कि कहाँ पे रहेगी? थाई में, थाई में रहेगी, जबकि जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होगी आपकी बॉडी की, लॉन्गेस्ट मसल होगी बॉडी की, कौन सी? सार्टोरियस मसल। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल। तो ईयर ऑसिकल सबको पता है, दोनों कान में मिलियस इनकस स्टेपस, जो 3 क्या है? ऑसिकल्स है, मतलब पेयर में कहें हम, दोनों कान में रहेंगे 3-3। तो जो मिलियस इनकस स्टेपस है, क्या? ईयर ऑसिकल्स या फिर ईयर बोन भी आप इनको कह सकते हैं। तो इनके बीच में जॉइंट होगा, जब तक जुड़े हुए रहेंगे एक दूसरे से, तो कौन सा जॉइंट रहेगा? साइनोवियल होगा, फाइब्रस होगा, सेकेंडरी कार्टिलेजियस होगा या फिर प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट रहेगा। तो जब जो जॉइंट ईयर ऑसिकल्स के बीच में रहेगा तब आप उसको क्या कहेंगे? साइनोवियल जॉइंट्स। कौन सा जॉइंट्स रहेगा? साइनोवियल जॉइंट्स। तो ईयर बोन जिसको मॉडिटरी ऑसिकल्स कहेंगे, यहाँ पर बोन्स जुड़ी हुई रहेंगी, क्या रहेंगी? जुड़ी हुई रहेंगी। मेलियस हैमर शेप में रहेगी,
इनकस है जो एनवल शेप में रहेगी और स्टेपस जो कि स्ट्रिप शेप में रहेगी। स्टेपस ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन है और इन तीनों के बीच में जॉइंट रहेगा वो कहलाएगा साइनोवियल जॉइंट्स। क्यों? यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड रहेगा जो कि इनके फ्रिक्शन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई इज नोन एज। तो आँखों का ब्लाइंड स्पॉट किसको कहा जाएगा? कॉन्स, रॉड, ऑप्टिक डिस्क या फिर प्यूपिल। ब्लाइंड स्पॉट किसको कहा जाएगा? ब्लाइंड स्पॉट कहलाएगा क्या? यहाँ पर आपकी ऑप्टिक डिस्क। क्या है? ऑप्टिक डिस्क। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज। तो जब आप खाना अपने मुंह से डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है आपके, तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? एलिमिनेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन या फिर इंजेशन। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? खाने को मुंह से लेते हैं तो ये प्रोसेस स्टार्ट क्या कहलाएगी करना? इंजेशन, इंजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंजेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका एलन टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो जो एलन टेस्ट है किसके लिए यूज़ किया जाता है? मीडियन नर्व कंप्रेशन के लिए, अल्नर नर्व कंप्रेशन के लिए कि इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए? तो किसके लिए एलन टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है? तो एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है किसके लिए? इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च। ये देखिए यहाँ पर जो सर्कुलेशन है अल्नर आर्टरी के, यहाँ पर इसको जब थ्रोम्बोसिस होता है तो इस केस में चेक किया जाएगा एलन टेस्ट। एलन टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ब्लड फ्लो इन योर हैंड। अब यहाँ पर तो आपके हाथ में आर्च बनती है तो उसको देखने के लिए एलन टेस्ट है जो क्या होगा? यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर ना तो नर्व फंक्शनिंग के लिए ना ही नर्व कंप्रेशन के लिए, दोनों चीज़ें अलग केस में होती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च। नेक्स्ट वन इज कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है जो लोग लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर पे काम करते हैं उनमें। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम किसके कंप्रेशन के कारण होगा? रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व या फिर अल्नर आर्टरीज। तो जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है देखने को मिलेगा मीडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण। मीडियन नर्व को ही म्यूजिशियन नर्व कहा जाता है। मीडियन नर्व को म्यूजिशियन नर्व कहा जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में इसमें कंप्रेशन होगा, हाथों में आपको नमनेस रहेगी, टिंगलिंग होगी, वीकनेस होगी। इवन आप भी चाहें, और ये होता है किसको? जो लोग लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे काम करते हैं उनके लिए। तो कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? आपके हाथों में कंप्रेशन, जो मीडियन नर्व उसके कंप्रेशन के कारण देखने को मिलेगा। और ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये आता है कि जो लोग लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर पर काम करते हैं उनको क्या देखने को मिलेगा? तो उनको होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज वॉल्व ऑफ हेस्नर इज प्रेजेंट इन। तो हेस्नर वॉल्व कहाँ पे रहेंगे? नेजोक्राइमल डक्ट में, पैंक्रियाटिक डक्ट में, पैरोटिड ग्लैंड डक्ट में या फिर ऑल ऑफ दी अबव में? तो वॉल्व ऑफ हेस्नर्स रहते हैं कहाँ पे? नेजोक्राइमल डक्ट में। नेजोलैक्राइमल डक्ट कौन सी है? जो आंसुओं का प्रोडक्शन करती है। ये देखिए लैक्राइमल ग्लैंड हो गई, तो नेजोलैक्राइमल डक्ट है। आप एक चीज़ देखिए, जब आप रोते हैं यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वॉल्व ऑफ हेस्नर की जो आपकी आंखों के आंसू हैं वो क्या करेंगे? वॉल्व ऑफ हेस्नर कि जो बैक फ्लो हो रहा है, नोज, जो आंखों से उसको नोज में आने से रोकने का काम करेंगे। क्या? वॉल्व ऑफ हेस्नर। A fold of mucous membrane at the lower end of the nasolacrimal duct. If well developed, it generally prevents air from being blown back from the nose into the lacrimal sac. तो यहाँ पर ये रहे क्या? वॉल्व ऑफ हेस्नर, ये रही लैक्राइमल सैक्स। तो यहाँ से जो आंसू आ रहे हैं लैक्राइमल सैक के थ्रू बहते हुए, यहाँ से एयर को भी रोका जाएगा। जब आप एक चीज़ अंदाज़ा लगाइए, जब आप रोते हैं बहुत देर तक तो आपकी नाक से भी पानी आने लगता है बहुत देर तक रोते रोते। तो ये क्या है? यहाँ पर ये नेजोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर वॉल्व ऑफ हेस्नर प्रेजेंट रहे। इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। तो अपेंडिसाइटिस में पेन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? लेफ्ट लोअर में, राइट लोअर में, लेफ्ट अपर में कि राइट अपर में? तो जो क्वाड्रेंट है, क्या है? क्वाड्रेंट है यहाँ पर। तो कौन सा क्वाड्रेंट में अपेंडिसाइटिस वाला पेन होगा? तो होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। कहाँ पर? राइट लोअर क्वाड्रेंट में अपेंडिसाइटिस का पेन होगा। और जब ये पेन क्या होता है? मैकबर्नी पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैकबर्नी पॉइंट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे?
जब आप लेफ्ट साइड प्रेस करेंगे तो दर्द आपको राइट साइड में फील होगा, और ये दर्द होता है अपेंडिसाइटिस का राइट लोअर क्वाड्रेंट में। क्या है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। और मैकबर्नी पॉइंट किस में देखने को मिलेगा? तो होता है अपेंडिसाइटिस का पेन। नेक्स्ट वन इज द लैरेंजियल मास्क एयरवे लोकेशन। तो लैरेंजियल मास्क एयरवे कहाँ पे लगाया जाता है? ऑप्शन में ग्लोटिस, इन्फॉर्मेलाइटिस, सुप्राग्लोटिक या फिर एंडोट्रैकियल। तो लैरेंजियल मास्क है जो, क्या है? लैरेंजियल मास्क है जो कहाँ पे लगाया जाता है? सुप्राग्लोटिक रीजन में। ये देखिए, द अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स है जिसका सबसे ऊपर का पार्ट होता है। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग द एपिग्लोटिस, द एरिया ऑफ द वोकल कॉर्ड। एपिग्लोटिस के ऊपर का पार्ट कहलाएगा क्या? वोकल कॉर्ड के ऊपर का पार्ट क्या कहलाएगा? एपिग्लोटिस। अब लैरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। क्या है? लैरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। सुप्राग्लोटिक जिसमें एपिग्लोटिस इंक्लूड रहेगा, ग्लोटिस जिसमें ओनली वोकल कॉर्ड रहेगी, और सब ग्लोटिस। तीनों पार्ट होते हैं लैरिंग्स के। कौन कौन से? सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सब ग्लोटिस। तो सबसे ऊपरी पार्ट कौन सा होता है? सुप्राग्लोटिक रीजन। यहीं पर लैरेंजियल मास्क है जो लगाया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द मेजर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग इन ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग में सांस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मसल कौन सी है? ट्रापेजियस, डेल्टॉइड, डायफ्राम या फिर स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड। सबको पता है कि आपके सांस लेने में सबसे अहम भूमिका निभाता है डोम शेप्ड मसल डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। जब भी आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये देखिए पैरासूट शेप में जो डायफ्राम यहाँ पे कहा है, क्या है? पैरासूट शेप में रहेगा। द क्रिएट्स वैक्यूम इफेक्ट दैट पुल्स एयर इनटू द लंग्स। जब आप एक्सेल करेंगे तो लंग्स क्या होंगे? ऊपर की तरफ पुश होंगे। डायफ्राम रिलैक्स होगा, लंग्स ऊपर की तरफ पुश होंगे। तो क्या है? जो मेन मसल्स है वो क्या होती है? डायफ्राम मसल। कौन सी? डायफ्राम मसल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, ब्लूरोथ फर्स्ट एंड ब्लूरोथ सेकंड इज द सर्जिकल प्रोसीजर डर फॉर। ब्लूरोथ फर्स्ट और ब्लूरोथ सेकंड है जो सर्जिकल प्रोसीजर है, किस में किए जाते हैं? लंग कैंसर में, ब्रेस्ट में, कि गैस्ट्रिक की पैंक्रियाटिक कैंसर में? कौन से केस में ब्लूरोथ फर्स्ट और सेकंड सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे? तो दोनों होते हैं किसमें? गैस्ट्रिक कैंसर में। यदि गैस्ट्रिक कैंसर डेवलप हुआ है तो ब्लूरोथ फर्स्ट और जो ब्लूरोथ सेकंड ऑपरेशन है विच द पाइलोरस रिमूव्ड एंड डिस्टल स्टमक इज एनास्टोमर डायरेक्टली टू द ड्यूडेनम। तो यहाँ पर जो दोनों ऑपरेशन है इसमें क्या किया जाएगा? पाइलोरस सेक्शन है जो, इसको क्या किया जाएगा ब्लूरोथ फर्स्ट में, जिसको हम पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के नाम से भी जानते हैं। क्या है? पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के नाम से भी जानेंगे ब्लूरोथ फर्स्ट को। तो यहाँ पर जो कि पाइलोरिक सेक्शन को रिमूव कर दिया जाता है यहाँ पर, और पाइलोरिक सेक्शन को रिमूव करने के बाद स्टमक को सीधा डायरेक्ट ड्यूडेनम से क्या किया जाएगा? एनास्टोमोट कर दिया जाए, मतलब कि जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर स्टिच लगा के जोड़ दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर कहलाता है ब्लूरोथ फर्स्ट और ब्लूरोथ सेकेंड। ब्लूरोथ सेकेंड ऑलवेज स्टमक का जो एंट्रम पार्ट है, लोअर पार्ट, वहाँ से डिसेक्शन किया जाएगा। तो जो प्रोसीजर है, यदि ब्लूरोथ फर्स्ट पूछें तो इसके लिए क्या कहा जाता है? ब्लूरोथ फर्स्ट के लिए पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, और यदि ब्लूरोथ सेकंड पूछें तो इसके लिए जो कि कम्प्लीटली क्या है? गैस्ट्रोजिजनस्टोमी। इसमें आपका गैस्ट्रिक में सेक्शन जो पूरा स्टमक से लेके पूरा जेजुनम तक है जो रिमूव किया जाएगा। तो ये क्या है? ब्लूरोथ सेकंड। नेक्स्ट वन इज द ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन शुड बी इंस्टिल्ड एट। तो ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन है जो आप आई ड्रॉप लाते हैं वो कहाँ पे डालते हैं? द कॉर्निया ऑफ द आई में, लोअर कंजक्टिवल सैक में, अपर कंजक्टिवल सैक में, कि एक ऑफ द आई में। तो कहाँ पे आप डालते हैं? जो भी आप आई मेडिसिन लाते हैं तो आप वो डालते हैं लोअर कंजक्टिवल सैक में। कहाँ पे? लोअर कंजक्टिवल सैक में। इस तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो पीडीए के लिए क्लोज करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? ऑप्शन में है यहाँ पर आइब्यूप्रोफेन, एंडोमेथासिन, ए एंड बी या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जो पीडीए के लिए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, इसको ट्रीट करने के लिए आइब्यूप्रोफेन मेनली दी जाती है और एंडोमेथासिन भी यूज़ किया जाता है। लेकिन
प्रोस्टाग्लैंडिन को यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपको ये दोनों मेडिसिन के नाम याद रखने हैं कि पीडीए के लिए फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो वो कहलाती है आपकी आइब्यूप्रोफेन। नेक्स्ट वन आती है इंडोमिथासिन। क्या होगी? इंडोमिथासिन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन है जो यूज़ नहीं की जाती। मेनली पीडीए को ट्रीट करने के लिए प्रीमेच्योर इन्फेंट के लिए क्या दिया जाएगा? इंडोमिथासिन और इंट्रावीनसली आइब्यूप्रोफेन को भी यूज़ किया जाता है। मेनली आइब्यूप्रोफेन आपको याद रखना है, इंडोमिथासिन सेकेंडरी यूज़ की जाती है। नर्सिंग का हमारी सबसे अच्छा और लोकप्रिय क्वेश्चन वो है यहाँ पर congenital absence of ganglionic cells in the submucosal and mesenteric plexus of the distal intestine, it's known as। तो गैंग्लियोनिक सेल्स का एब्सेंट होना साफ साफ दिख रहा है, आपको लिखा है कि गैंग्लियोनिक सेल्स क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। जब भी गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होती हैं तो कौन सी डिसीज़ कहलाएगी? वो पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो यहाँ पर तो फोर्सफुल वॉमिटिंग आपसे पूछते, हिरस्प्रिंग्स डिसीज़ या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होती हैं तो ये क्या कहलाएगी? हिरस्प्रिंग्स डिसीज़ और मेगा कोलोन डिसीज़। ये देखिए नॉर्मली जो नर्व सेल्स होंगी कोलोन्स के यहाँ, ये क्या करेंगी? जो भी वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करेंगी। लेकिन जो गैंग्लियोनिक सेल्स नर्व सेल्स हैं जो कि एब्सेंट रहेंगी, तो ऐसे केस में जो फीकल मटेरियल है वो अंदर ही ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा। और ये बच्चे में डिलीवरी होने के विदिन 24 to 48 आवर के बाद ही चेक किया जाता है कि बच्चे को हिरस्प्रिंग्स डिसीज़ तो नहीं है। नेक्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा। हर एक मिनट में प्लेसेंटा से फीटल को कितने ब्लड की सप्लाई होती है, कितना फ्लो होगा? 2000 ml, 1000 ml, 500 ml या फिर 400 ml। तो फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा 500 ml। कितना? 500 ml फ्लो करेगा प्लेसेंटा ब्लड का, किसके लिए? फीटस के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 500 ml। नेक्स्ट वन इज What possible side effect must be advised to the patient who is receiving iron therapy? यदि कोई बंदा आयरन मेडिकेशन ले रहा है तो उसको कौन से साइड इफेक्ट के लिए आप एडवाइस करेंगे? नहीं तो पर्सन ने मान लीजिए आयरन की टेबलेट थी, उसको डिजीनेस हो गई, डेंजर हो गया सनलाइट से, रिंगिंग साउंड आए ईयर में जिसको हम टिनिटस कहेंगे, कि ब्लैकनिंग ऑफ स्टूल। कौन से साइन के लिए आप पर्सन के लिए कहेंगे कि ये कॉमन साइड इफेक्ट है, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है? तो जब भी पर्सन आयरन की टेबलेट लेता है तो उसका जो स्टूल का कलर है वो कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है। रही आपको पॉसिबल साइड इफेक्ट, अपने पर्सन को एडवाइस करना है कि ब्लैकनिंग ऑफ स्टूल, मतलब स्टूल का कलर है जो कैसा होगा? ब्लैक कलर का। तो ये क्या है? कॉमन साइड इफेक्ट है आयरन थेरेपी का। बॉडी में आयरन जाके सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्टोर होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइन सीन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर इस इमेज में कौन सा साइन चेक किया जा रहा है? फोर्थ गिल साइन, कैस्टल साइन, कार्नेट साइन या फिर ब्रुजिन्स्की साइन। सब साइन आपने पढ़े हुए हैं, अच्छे अच्छे साइन हैं, आपके लिए एग्जाम में आपको आते हैं। जो साइन है यहाँ पे चेक किया जा रहा है, कौन सा साइन है? ये कहलाएगा आपका कार्नेट साइन। कौन सा? कार्नेट साइन है। आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन OSSC में आ सकता है, नॉरसेट में आ सकता है, SGPGI में आ सकता है। तो यहाँ पर जो इमेज दिख रही है, यहाँ पर एग्जामिनर क्या कर रहा है? कार्नेट साइन असिस्ट कर रहा है। और ये देखने को मिलेगी एक्यूट एब्डोमिनल पेन में। किसमें? एक्यूट एब्डोमिनल पेन में कार्नेट साइन देखने को मिलेगा। फोथरगिल साइन है जो कि यहाँ पर रेक्टस स्टीथ हेमेटोमा में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर फोर्थगिल साइन इज अ मेडिकल साइन if a mass in the abdominal wall does not cross midline and does not change with flexion of the rectus muscle। तो जब यहाँ पर एब्डोमिनल वॉल है, यदि कुछ मास होता है एब्डोमिनल वॉल के यहाँ पर, ना तो वो मिडिल को क्रॉस करता है, ना ही रेक्टस मसल्स के फ्लेक्शन के कारण उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? फोथरगिल साइन। और ये रेक्टस हेमेटोमा में देखने को मिलेगा। कैसल साइन स्प्लीनोमेगाली में देखने को मिलेगा। क्या है? कैस्टल साइंस भी जिसको हम कह सकते हैं, स्प्लीनोमेगाली में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो परकसन ट्रव्यूड स्पेस के यहाँ पे, या फिर आप इसको सिंपली याद रखें कि जो कैस्ट्रल साइन है एक इसका साइन है क्लासिस करने के लिए स्प्लीनोमेगाली के लिए। नेक्स्ट वन इज
Which of the following, which of these is administered directly in the form of ear drop to patient of otitis media? ओटाइटिस मीडिया क्या है? मिडिल ईयर इन्फेक्शन है, और ओटाइटिस मीडिया के पर्सन में आप इसको किस फॉर्म में, जो कौन सी मेडिसिन है, इसको डायरेक्ट आप इंस्टिल कर सकते हैं कान में? आइबुप्रोफेन, ओपियम, पैरासीटामोल की बेंजोकेन। तो जो सॉल्यूशन यहाँ पे डायरेक्ट ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर इन्फेक्शन में रहेगा उसमें आप यहाँ पे बेंजोकेन क्या है, बेंजोकेन डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और जो बेंजोकेन है यहाँ पर एज एन एनेस्थेटिक के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट वन इज ट्रिस्मस और लॉक्सोराइसिस, सार्डोनिक अस एंड ऑप्थिस्टोटोनस आर द फीचर्स। तो अभी आपको सब पता है कि जिसमें मरीज की बॉडी पूरी कर्व शेप में चली जाती है, वही ट्रिस्मस, राइसिस, सार्डोकेनस एंड ऑप्थिस्टोटोनस, ये सभी क्लासिकल साइन है किसके? ये हैं टिटनस के। टिटनस होता कब है? कैल्शियम की कमी के कारण। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? होगा टिटनस। देखने को मिलते हैं मीजल्स में। किसमें? मीजल्स और रूबियोला में। बॉडी पर रोज कलर के, मतलब कि रेड स्पॉट्स, जो कि हम रोज कलर भी कह सकते हैं, मेनली ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? चेस्ट के यहाँ पे, एब्डोमिनल एरिया में, पूरी बॉडी पे भी रहेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? कॉप्लिक स्पॉट्स। क्या कहलाएंगे? कॉप्लिक स्पॉट्स। रोज कलर के रैसेस हैं यहाँ पे, ये क्या है? रोज रेड स्पॉट्स हैं, फीवर रहेगा। साथ ही साथ यदि आपको पूछा जाता है कि कॉप्लिक स्पॉट्स और रोज कलर के स्पॉट्स, तो वो देखने को मिलेंगे मीजल्स में। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है जो मीजल्स और चिकन पॉक्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा, वो होगा कि जब चिकन पॉक्स होता है तो फीवर होगा, हेडेक होगा, फटीग होगी, ये सब में होगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन वाले क्या होंगे? ईची स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। जो ब्लिस्टर हैं बाद में क्या होगी? इनमें ईचिंग होगी। रेड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे किसमें? चिकन पॉक्स में। लेकिन मीजल्स के जो स्पॉट्स होते हैं वो कॉप्लिक स्पॉट्स, जैसे कि इनसाइड द इवन माउथ के अंदर भी होंगे, लेकिन चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे पहले एक और जो डिफरेंस है दोनों में से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हैं जो रेड स्पॉट्स होते हैं चिकन पॉक्स में, वो आपके चेस्ट, फेस और बैक में होंगे। लेकिन जब भी मीजल्स होता है तो रेड ब्लॉटी रैसेस रहेंगे, ये सबसे पहले आपको फोरहेड पे, मतलब कि माथे पे होंगे। कॉप्लिक स्पॉट्स एक क्लासिकल साइन होता है किसका? मीजल्स का। क्लियर? और जो यहाँ पे ऑप्शन में टिटनस, टिटनस का पॉजिटिव एजेंट होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो कि एक बैक्टीरिया है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 दिन का, एटलीस्ट 10 दिन का, जो कि 3 से 21 दिन तक माना जाता है, बट बेस्ड ऑन यदि एवरेज ड्यूरेशन हम बात करें तो 10 दिन का। इंक्यूबेटरी पीरियड का मतलब होगा कि जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी आपकी बॉडी में इस सॉइल, मिट्टी के थ्रू जाएगा, मिट्टी के थ्रू आपकी बॉडी में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो कि एक बैक्टीरिया है। और ये आपको जहाँ पर कहीं कट है या फिर कुछ वुंड, वहाँ उस एरिया के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करेगा, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता है। याद रखें, टिटनस है जो एक कम्युनिकेबल डिसीज़ में आएगा, बट ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन या फिर ड्रॉपलेट इस तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो गए। यदि मिट्टी में क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया आपको कहीं पे भी कटवट लगा हुआ है तो उसके थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करेंगे। नेक्स्ट वन इज अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो अस्थमा कैसे प्रिवेंट होगा? प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन, टेक वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली, या फिर नन ऑफ द अबव। अस्थमा एक तो होता है जेनेटिकली, कि मतलब फैमिली के मेंबर के कोई दूसरे को हो सकता है। दूसरा होता है कि एलर्जिक, मेनली एलर्जी के कारण। एलर्जिक अस्थमा में हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपका अस्थमा में होगा क्या कि आपको ब्रोंकोस्पाज्म होगा, जो आपके पूरा ब्रोंकियल एयरवे क्या होंगे? नैरो होंगे, यहाँ पे स्पाज्म देखने को मिलेगा। फिर इसको डायलेट करने के लिए आप इनहेलर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप यदि एलर्जिक अस्थमा है तो जिनको अस्थमा होता है उनको डॉक्टर क्या कहते हैं? धूल मिट्टी से दूर रहिए, पॉलेंस, जो फ्लावर्स के पॉलेंस होते हैं उनसे दूर रहिए। जिस भी चीज़ों से आपको एलर्जी है उन चीज़ों से दूर रहिए। तो यहाँ पर भी वही है कि अस्थमा को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो होगा प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन्स। क्या है? प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन।
सिम्टम्स यदि अस्थमा के आपको आते हैं तो सबको पता है सांस लेने में दिक्कत होगी। क्लासिकल साइन होता है वीजिंग, जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे सीटी जैसे साउंड आएगा। सोएंगे, जब सांस लेते ही नहीं बनेगी तो सोने में भी दिक्कत होगी, खांसी आएगी और आप थके थके फील करेंगे। इसके कॉज और ट्रिगर्स होते हैं, सबसे पहले पॉल्यूशन, स्मोकिंग, हाउस होल्ड केमिकल, डिओड्रेंट्स हो गए, स्प्रे वगैरह हो गए। बैक्टीरिया वायरस भी कभी कभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एनिमल्स के जो फर है, मतलब जो फैदर होते हैं, यदि जो पक्षी हैं उनके फैदर हो गए, एनिमल्स हो गए, डस्ट हो गया, यदि आपने कुछ स्पाइसी फूड खा लिया तो ये सभी चीज़ें क्या करेंगी, आपको मान लीजिए ऑलरेडी अस्थमा है, आपको क्या है, सांस लेने की प्रॉब्लम है, हिंदी में इसको श्वास ही बोलते हैं, यदि वो दिक्कत है और यदि आप ऐसी जगह चले गए कि आपको ये चीज़ें क्या करेंगी, ट्रिगर का काम करेंगी, मतलब उन सिम्टम्स को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगी, तो आप उन चीज़ों से दूर ही रहिए, तो आपके लिए प्रिवेंशन का एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम किसके द्वारा होगा, निसीरिया गोनोरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस वायरस या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम, तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम न्यूबॉर्न कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। जब बेबी डिलीवर होते हैं उस टाइम पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका कॉज रहेगा ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का वो होगा निसीरिया गोनोरिया। क्या रहेगा, निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम क्या कहते हैं, न्यूबॉर्न कंजक्टिवाइटिस, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी है वो लेबर रूम में डिलीवर होते हैं, जब उनको जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम होने के चांस रहेंगे। इसी के लिए 5 क्लीन प्रैक्टिस भी अपनाई जाती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, 5 क्लीन प्रैक्टिस ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को प्रिवेंट करने के लिए ही अपनाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो निसीरिया गोनोरिया है ये होगा बच्चे को कैसे होगा, तो यहाँ पर जो निसीरिया गोनोरिया है अकॉर्डिंग टू WHO के जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम कॉज करेगा, निसीरिया गोनोरिया आपने पढ़ा कि गोनोरिया जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है उसको कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है, लेकिन ये ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम मतलब कंजक्टिवाइटिस ऑफ न्यूबॉर्न के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करेगा, आई इन्फेक्शन करेगा, जो कि डिलीवरी होने से लेके लाइफ के पहले 30 दिन तक, मतलब आज जन्म हुआ 31 मार्च को, तो 30 अप्रैल तक भी इवन बच्चे को है जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम हो सकता है। और ये जनरली बर्थ कैनाल के थ्रू होगा। यदि माँ को STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, माँ को गोनोरिया है, तो बच्चे को होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। और इसका मेन कॉज क्या है, ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम। नेक्स्ट इज नेग्री बॉडीज आर सीन इन विच कंडीशन। नेग्री बॉडीज किस केस में देखने को मिलेंगी, ट्यूबरक्लोसिस में, HIV इंसेफेलाइटिस, रेबीज या फिर हर्पीज में। तो जो नेग्री बॉडीज क्या है, नेग्री बॉडीज देखने को मिलती हैं रेबीज में। किस में देखने को मिलती हैं, रेबीज में। नेग्री बॉडीज देखने को कहाँ पे मिलेंगी, ब्रेन के अंदर। क्या है, जो ब्रेन के अंदर जब आप CT स्कैन वगैरह होगा तब नेग्री बॉडीज दिखाई देंगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, रेबीज में जो साइन, इसके क्लासिकल साइन पूछते हैं, तो एक तो होता है हाइड्रोफोबिया, दूसरा होता है लैरिंजियल स्पाज्म। कल जो PGI संगरूर का पेपर हुआ है उसमें रेबीज का क्लासिकल साइन पूछा गया है, तो वो क्या है, लैरिंजियल स्पाज्म। इसका एक क्लासिकल साइन होगा कि आपकी जो लैरिंग से क्या होगी, सिकुड़ेगी। और रेबीज होगा कैसे, इन्फेक्टेड जो कैट है या फिर डॉग है उसके बाइट करने के कारण। रेबीज का ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन ओनली रेबीज की ही दी जाती है, मतलब पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन, मतलब कि जब रेबीज हो गया उसके बाद इसकी वैक्सीन दी जाएगी। कुत्ते ने काट लिया तब दी जाएगी, ऐसा नहीं कि पहले से ही दे के रखी जाए। तो रेबीज क्या हो गया, पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन में आएगा। इसका यदि डॉग ने जैसे ही बाइट किया तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि रनिंग वाटर में हाथ पाँव जहाँ पे भी काटा उसको वॉश करते रहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल MUAC इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। तो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस जो कि एक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, बच्चा प्रॉपर हेल्दी है या नहीं उसको असेस करने के लिए, चेक करने के लिए। तो एक नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना होगा, 12 to 16 सेंटीमीटर, 9 to 11 सेंटीमीटर, 16 to 17 सेंटीमीटर या फिर 20 to 21 सेंटीमीटर बेबी होता है उसका नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होता है 9 to 11 तक। कितना,
9 से 11 यहाँ पर ये जो एक टेप यूज़ होता है हमेशा एग्जाम में आता है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को मेजर करने के लिए। ये टेप क्या कहलाता है? कहलाता है साकिर टेप। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, क्या है यह? साकिर टेप। नॉर्मल न्यूबॉर्न हेल्दी बेबी का MUAC होता है 9 to 11। मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। यहाँ पर न्यूट्रिशनल असेसमेंट को चेक करने के लिए टिप ऑफ द शोल्डर के मिड पॉइंट से लेके एल्बो के टिप तक क्या किया जाएगा? MUAC टेप, जो कि साकिर टेप है, यूज़ किया जाता है। उससे न्यूट्रिशनल असेसमेंट चेक किया जाता है। नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का जो MUAC होता है वो होता है 9 से 11। लेकिन जब यही जो MUAC है कितना हो जाए? 11 से कम चला जाता है, मतलब बच्चा क्या है? MUAC उसका क्या है? डिस्टर्ब्ड है। अब यहाँ पर 3 जो बैंड है यूज़ होते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन मतलब बच्चा का MUAC अच्छा है, प्रॉपर है। येलो है मतलब बच्चे को आप खिला पिला के ठीक कर सकते हैं। रेड है मतलब कि बच्चे का क्या है? जो बहुत ही ज़्यादा अंडर नरिश्ड है, सीवियर माल नरिश्ड बच्चे की कैटेगरी में जाएगा। 1 साल तक MUAC 12 से 16 रहेगा, फिर स्लो बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि बच्चों की जो आर्म्स है एज़ कम्पेयर टू न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनकी आर्म्स 1 साल तक जो MUAC है बढ़ेगा। लेकिन जब आप देखेंगे 1 साल से लेके 5-6 साल तक के बच्चे का, तो जो उनकी आर्म्स है वैसे ही रहेंगी, बॉडी की लंबाई, हेल्थ, हाइट सब बढ़ते जाएगी। आर्म्स बिल्कुल स्लो वे में जो MUAC है सेंटीमीटर में आप नापेंगे तो क्या रहेगा? सेम एज भी रह सकता है, पर थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। यहाँ पर एक रेंज दी हुई है कि 12 साल में 17 से 18 रहेगा MUAC, 15 साल है तो 20 से 21। अब यहाँ पर ये जो टेप दिया हुआ है 3 बैंड होते हैं इसमें, कितने? 3। ग्रीन है मतलब बच्चा क्या है? न्यूट्रिशनल लेवल बच्चे का प्रॉपर है, ओके है। कितने कैसा है? प्रॉपर है, ओके है। येलो है यदि बच्चे का येलो बैंड में आता है, मतलब बच्चा क्या है? बच्चे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आप खिला पिला के ठीक कर सकते हैं। यदि रेड है मतलब बच्चा बहुत ही ज़्यादा अंडर नरिश्ड है और माल नरिश्ड है, ऐसे बच्चे को प्रॉपर केयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत